इससे पहले के वीडियो में हम लोग जाने थे वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में। आज हम जानेंगे कि अयोगवाह, जो वहां पे देखे थे अन और अयोगवाह का परिभाषा जो डिफिनीशन होता है वहां हम लोग नहीं पढ़े थे। हिंदी है, आराम आराम से हम लोग को पढ़ते जाना है, कोई सीरियस नहीं लेना है, गंभीर के तौर पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। इसको हंसते खेलते बढ़िया से आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे अयोगवाह। जो वहां पे देखे थे स्वर वर्ण के नीचे भी लिखे थे, स्वर देखे थे कि 11 को स्वर वर्ण थे, उसके नीचे 2 अन और थे। तो हम जानेंगे अयोगवाह कि अयोगवाह क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है उसे अयोगवाह कहते हैं। जो न तो स्वर है और न व्यंजन है उसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। जो अयोगवाह होता है मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। तो सबसे पहले जानते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है वर्ण के ऊपर बिंदी लगा करके किया जाता है। जैसे चंदन, यहाँ पे देख रहे हैं बिंदी है, घंटी, सुंदर, कंधा। तो ये आपका हो गया अनुस्वार। अब समझते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जिस वर्ण का उच्चारण हल्का ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्ण के बाद 2 बिंदु के रूप में होता है। जिसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। और जो विसर्ग का इस्तेमाल होता है वर्ण के बगल में 2 बिंदु लगा करके किया जाता है। जैसे पुनः, अतः, प्रातः। अब हम लोग समझते हैं विसर्ग का अयोगवाह मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन अयोगवाह का एक और प्रकार है अनुनासिक। अनुनासिक, तो इसको समझते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, जिन वर्णों को बोलते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में होता है। जो अनुनासिक का इस्तेमाल होता है वर्ण के बगल में, वर्ण के ऊपर अर्ध चंद्रबिंदु के रूप में होता है। जैसे दांत, सांप, आंख, गांव। इस तरह से आपका यह था अयोगवाह। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन अयोगवाह का एक और प्रकार है अनुनासिक। अब हम आगे जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे जानेंगे कि जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग वर्ण विचार को पूरी तरह से गहराई से समझ रहे हैं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आपका इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। इसलिए हम लोग गहराई के साथ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इससे आपका बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। आगे हम लोग समझते हैं जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग जानेंगे जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जाति के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। तो सबसे पहले जानते हैं सजातीय वर्ण किसे कहते हैं। समान जाति वाले वर्णों को सजातीय वर्ण कहते हैं। समान जाति वाले वर्णों को सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ओ। मजा आ रहा होगा हिंदी पढ़ने में। अब जानते हैं विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण किसे कहते हैं। तो असमान जाति वाले वर्ण को विजातीय वर्ण कहते हैं। असमान, जिसका जाति एक समान नहीं हो, असमान हो, असमान जाति वाले वर्णों को विजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, आ, उ, ई, ए, ये सब क्या है? विजातीय वर्ण। तो जाति के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। चलते हैं, यहीं से निर्माण होता है 12 खड़ी का, जिसको हम लोग कखारा मात्रा पढ़ते हैं। पूरी तरह से कका की है, हिंदी है, इससे हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं, इसी से ऑब्जेक्टिव निकलना है अधिकतर।
तो जानते हैं 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में देखते होंगे कि अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अ। इसका संख्या कितना होता है? 12। इसलिए इसको 12 खड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो मात्रा लगता है और कक्का किकी में लग गया, खखा किकी में लग गया, गागा गिगी में लग गया, ये वाला मात्रा लगते जाता है और आगे हम लोग 12 खड़ी का मात्रा बढ़ते जाता है। तो ये थे पूरा जाति के आधार पर स्वर वर्ण। अब हम लोग जानेंगे मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्णों को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण का प्रकार कितना होता है, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए। हम लोग पूरी गहराई के साथ हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग जाति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है वहां तक पढ़ चुके थे और वहां से देखे थे कि किस तरह से 12 खड़ी का विकास हुआ है। अब हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। यहां से हमारा व्यंजन वर्ण शुरू होता है। तो कह रहा है सबसे पहले व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। कौन कौन? देखिए, कवर्ग वाला है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, यारा लवा तलावी सतक, यहां तक हो गया 30 और 30 और 3 33। तो मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। इस सबके नीचे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब एक पूरा क नहीं है, आधा क है, आधा ख है, आधा च है, आधा र है, आधा ह है। तो इस तरह से सब पर आधा है और इसकी संख्या होता है 33। कप से कवर्ग से लेके पवर्ग तक और यार में देखिए इतना है, यही मूल व्यंजन वर्ण है। इस तरह से वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। अगला वीडियो के भाग में हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण का प्रकार, कि व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम अगला वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो का यहीं तक हम लेंथ को समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।